आप सभी का स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण क्लास में। हम इस वीडियो के माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जो है आपका प्राचीन भारतीय राजवंश। इसी की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश। इससे पहले जो है हम आपको हर एक वंश से लेकर के हमने कई वंशों का अध्ययन किया है। ठीक, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और आज आपका वंश है शुंग वंश, जिसे ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। शुंग वंश की जो स्थापना है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इससे पहले हमने बताया था कि मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा 184 ईस्वी में ब्राह्मण वंश यानी शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो ये शुंग वंश की स्थापना, जिसे हम ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, इसका ड्यूरेशन देख लीजिए आप, 184 से लेकर के 72 ईसा पूर्व। ये टाइमिंग भी पूछता है, ये आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम जो है आर्य वंश से लेकर के कुछ वंशों का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम पार्ट 2 के अंतर्गत वे कौन से महत्वपूर्ण वंश हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, यानी कि मौर्य वंश के अंतिम जो शासक था बृहदत्त की हत्या करके इन्होंने शुंग वंश या ब्राह्मण वंश की स्थापना की। ये परीक्षा में आता है, शुंग वंश कभी ब्राह्मण वंश भी लिख देता है, तो इस पे कंफ्यूजन मत होइएगा। ब्राह्मण वंश ही क्या है, शुंग वंश है। ठीक है, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र से विदिशा लाया। इसने क्या किया था कि जो राजधानी पाटलिपुत्र थी वो विदिशा लाया, जिसको जहाँ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह जो है MP मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसी ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। परीक्षा में पूछा जाता है कि 2 अश्वमेघ यज्ञ किसने कराया था, तब पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसको आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और इसकी जो जानकारी है कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी जो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। यानी कि अयोध्या अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि इन्होंने 2 अश्वमेघ करवाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अनेक स्तूपों को क्या किया था, नष्ट कर दिया था। लेकिन ध्यान रहे, इसने भारहूत स्तूप का निर्माण कराया था। भारहूत स्तूप का निर्माण कराने वाला कौन शासक था, तो पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, अब इसका अंतिम शासक जो था वो देवभूति था। ठीक, देवभूति, इसे वासुदेव ने हत्या करके आगे वंश की स्थापना किया, जिसका नाम था कर्ण वंश। यानी कि कर्ण वंश की स्थापना जो है वासुदेव ने किया था। वह जो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मार करके यह कर्ण वंश की स्थापना किया था। हमने बताया था कि यह जो वंश है आपका एक दूसरे की हत्या कर करके राजवंश की स्थापना इन्होंने किया। कर्ण वंश की स्थापना कहाँ हुई, तो 75 से 30 ईसा पूर्व में। इसको भी समय आप देख लीजिए। इसका संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव कर्ण थे। ठीक है, और अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मन था। इतना ही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था, वासुदेव ने। ठीक, वासुदेव कर्ण है, और अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वंश के अगले क्रम में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे कहा जाता है सातवाहन वंश या अर्ध सातवाहन वंश। ठीक है, और इसका शासक था वो सिमुख था। ठीक है, पहला शासक कौन था, सिमुख था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, और महान शासक जो था गौतमीपुत्र सातकर्णी, या इसको हम शॉर्ट में GPS भी बोलते हैं। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ये बहुत ही महान शासक था। दक्षिण भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय सातवाहनों को ही जाता है। यानी कि दक्षिण भारत का जो साम्राज्य स्थापित करने का जो श्रेय है वह जाता है सातवाहनों को। ठीक है, और सबसे पहले सातवाहनों ने क्या किया था कि शीशे के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, TGT में। तो आप जो है TGT के उद्देश्य से अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारे YouTube चैनल एग्जाम काट विद वीरेंद्र की तरफ से आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको केवल शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वंश के बारे में केवल अध्ययन है, केवल वंश, उसका संस्थापन कौन है, और कुछ मेन जो है तथ्य इस यहाँ पर सबमिट किए गए हैं। बाकी जो अन्य चीज़ें पढ़ाई जाएगी तो आपको डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला वंश है कुषाण वंश। कुषाण वंश राजधानी पेशावर थी। यानी कि राजधानी कहाँ थी, पेशावर थी। संस्थापन कौन था, कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस था। इसके बाद जो है आ गया का भीम कटफिसस। ठीक,
ये दोनों नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है सारी की सारी जो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछे गए हैं। सबसे महान शासक था कनिष्क, और कनिष्क ने शक कैलेंडर 78 ईस्वी चलाया था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ ईसा पूर्व नहीं कुल ईस्वी 78 ईस्वी। ठीक है, और कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर को बसाया था, और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति करा था, यानी चौथी बौद्ध संगीति कराने वाला कौन था? तो कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगीति कराया था। ठीक, इसको भी आप मेंशन कर लीजिए। अगला देखिए, संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस ने जिसे महाधीराज की उपाधि दी, इसने सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाए थे। तो तांबे के सिक्के सबसे पहले चलाने वाला कौन था? तो कुजुल कन्फ्यूशियस ने चलाया था। ठीक है, और सेकेंड शासक जो था वो कुजुल भीम कन्फ्यूशियस जो था वो सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, जिसे हम क्या कहते हैं? पेशावर कहते हैं। और एक और बार बार क्वेश्चन आता है हुई इसकी राजधानी, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, मथुरा थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए यहाँ पर नोट किया गया है। अब कनिष्क के दरबार में रहने वाले कौन कौन है इसको भी आप देख लीजिए। कनिष्क के दरबार में रहने वाले एक चरक, इन्होंने लिखा था चरक संहिता। ठीक है, इसके बाद है अशोक घोष, इसने लिखा है बुद्ध चरित्रम। और नागार्जुन, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और इसने माध्यवा नामक सूत्र की स्थापना किया था। तो यहाँ पर देख लीजिए कनिष्क के दरबार में रहने वाला चरक, अशोक घोष और नागार्जुन, ये जो तीनों हैं वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला आगे चलिए देखते हैं। और इन्हीं के समय में जो है, ठीक है, कनिष्क के समय में ही दो शैलियों का विस्तार हुआ था। एक था गांधार शैली, एक थी मथुरा शैली। तो गांधार शैली का मतलब जो ग्रे काले पत्थर थे, और मथुरा शैली का मतलब था जो कि लाल बलुआ पत्थर थे। और एक चीज़ और जान जाइए, जो मूर्ति पूजा का सबसे पहले जो हुआ था वो गौतम बुद्ध की हुई थी। यानी कि मूर्ति पूजा सबसे पहले किसकी हुई थी? तो वह गौतम बुद्ध की ही हुई थी। आप यहाँ से नोट्स बनाते चले दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा टीजीटी के लिए। ठीक, आगे वंश क्रम में देख रहे हैं आप गुप्त वंश, जिसे हम गुप्त काल कहते हैं। इसको 240 से लेकर के 550 ईस्वी तक ले इसका ड्यूरेशन है, यानी टाइम है। ठीक है, इसके जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त है, यानी श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने मृग सिखावन में 24 गांव दान दिए थे। ठीक है, यानी कि 24 को गांव दान देने वाला कौन था? तो श्रीगुप्त था। इसके बाद के जो भी शासक हैं उतना जो महत्वपूर्ण नहीं रहे, नहीं उन्होंने ऐसा काम किया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण है उसी को जो है हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, आगे है घटोत्कच, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, इसे ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी कि गुप्त वंश का अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त होंगे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछ दिया जाए परीक्षा में तो आप जान जाइए कि वह चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि 320 ईसा पूर्व में इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, आगे है इसी क्रम में जो शासक आगे आए वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये कहा है विसेंट स्मिथ ने। ठीक है, विसेंट स्मिथ ने ही इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन का मतलब होता है कि 100 युद्धों का विजेता, यानी कि वह योद्धा जो 100 युद्धों को विजेता कहा जाता है उसी को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस समुद्रगुप्त जो है इसी को कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे कविराज भी कहा गया, यानी कविराज किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, आगे है हरिश्चंद्र, इसका दरबारी कवि था, यानी कि कवि जो था दरबारी हरिश्चंद्र वह भारत समुद्रगुप्त का था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिश्चंद्र था। इसने प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति ये पूछा गया है, तो यह हरिश्चंद्र की पुस्तक है जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, और उन्होंने इस पुस्तक का क्या किया था? विमोचन किया था। अगला है, आगे देखिए इसी क्रम में सबसे महान प्रतापी शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। यानी कि गुप्त वंश का सबसे महान प्रतापी शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसे जो है कई नामों से जाना जाता है, परीक्षा में पूछा गया है, आप नोट कर लीजिए। विक्रमादित्य के नाम से, संकारी के नाम से, देवराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है,
इसने अपने नाम के सिक्के मिलते हैं, यानी कि इसके नाम के सिक्के भी मिलते हैं, सिक्कों पर इसका नाम भी चला था उस समय। और इसी के समय जो है चीनी यात्री जो है फायान जो है भारत की यात्रा किया था। रत्न रहते थे, यानी कि 9 लोगों का ग्रुप रहता था, जिसमें प्रमुख हैं बेताल भट्ट, धनवंतरी, ठीक है, कालिदास, अमर सिंह, ऐसे ऐसे लोग हैं, बरामीर है, जो कोई ज्योतिष शास्त्र रहा है तो कोई दवा के पिता है तो कोई मंत्र शास्त्र, तो ऐसे लोग जो आए थे उन 9 लोग रहते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में जो है वो 9 रत्न रहते थे। ठीक है, इनके अगले वंश के क्रम में देखिए कुमार गुप्त है, जिन्हें महेंद्रादित्य की उपाधि दी गई थी, और इन्होंने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, और सिक्कों पर जो है, इनके सिक्कों पर मयूर और गरुड़ों का क्या है, चित्रांकन मिलता है, यानी कि जो सिक्के थे उन सिक्कों पर मयूर और गरुड़ों का क्या मिलता है, चित्रांकन मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो आए शासक थे वो स्कंदन गुप्त, और स्कंदन गुप्त की जो उपाधि थी सकरादित्य कहा जाता था। और यह कई बार पूछा गया है कि हूणों को हराने वाला या हूणों का नाश करने वाला किसे कहा गया, तो स्कंदन गुप्त को कहा गया। ये जो है आपको भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, और इनके अंतिम शासक जो थे वो विष्णु गुप्त थे। तो यहाँ तक ले हमने आपको हर्यक वंश से लेकर के आज हम आपको गुप्त वंश तक का अध्ययन हमने कराया। अब अगली वीडियो में जो मिलेगा वो आपको मिलेगा पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम यहाँ से पढ़ाएंगे आपको राष्ट्रकूट वंश तक ले। ठीक है, यह ऐसा वीडियो है जो आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने कुछ ऐसे चीज़ों को हम महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हुए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हमने सबमिट किया है। ठीक है, बाकी जो पढ़ाएंगे तो आपको और भी बेहतर से हम यहाँ पर पढ़ाकर आपको नोट्स भेजेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर आप लोग कर लीजिए। आज जो लोग नए हैं हमारे चैनल को जो है एक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ से जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ तक ले आप लोग वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।